मेरा नाम अनिल है। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ और कपड़ों की दुकान पर काम करता हूँ। मेरी शादी बहुत साल पहले ही हो गई थी। मुझे हमेशा से एक लड़का ही चाहिए। लड़का यह वंश का कुलदीप होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की तो शादी कर कर चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला मैं अपने पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद मुझे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद मेरी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद मैंने ही उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। बाप से माँ बनकर उनकी देखरेख की। समय बीतता गया और मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए और अब मेरे दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। समय पर ही मैंने दोनों बेटों की शादी कर दी। शादी होने के बाद हम सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। ये सब देखकर मैं तो टूट सा गया था। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसे सवाल का निर्णय हुआ। दोनों बेटे एक एक महीने संभालेंगे, ऐसा तय किया। और अब मैं एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा और फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना। ऐसा मेरा बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में मुझे लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण मैं रहने लगा। यह बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी कि कोई भी मुझे अपने साथ अब रखना नहीं चाहता। मैं अब बोझ बन गया था उनके लिए। अब मुझे पुरानी बातें याद आने लगी थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी। यह मुझे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने मुझे वृद्ध आश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही मुझे लेकर वृद्ध आश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके मुझसे मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। बेटों के घर जाने के बाद मैं बहुत रोया। वृद्ध आश्रम में कई लोगों ने मुझे समझाया कि बेटों से ज्यादा उम्मीद रखना भी बेकार है। कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने में सोचते भी नहीं। उनकी रूह तक नहीं कांपती ऐसे करने में। यह भी भूल जाते हैं कि कल को जब उनका बेटा होगा और उनके साथ ऐसा करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। जिस माँ बाप ने बचपन में उनके लिए इतना किया, बड़े होकर वही बच्चे को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। मैं चुपचाप बैठे सबकी बातें सुन रहा था और पछता रहा था। मुझे वृद्ध आश्रम में आकर 8 से 10 दिन हो गए थे। मैं किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग मुझसे पूछते थे, पर मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में मैं एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह हम दोनों बैठे थे, तब वह मुझसे अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। इस बात से मैं बहुत उब गया था। उस वजह से मैंने वृद्ध आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि बेटे के साथ एक बेटी भी होती मेरी तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर मैं और ज्यादा दुखी हो गया और मैं बहुत गहरे विचारों में खो गया। मुझे दुखी अवस्था में देखकर
मेरे दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। अपने सामने देखो। उन सामने दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्ध आश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ इनको एकमात्र बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है और उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और मेरा मन और भी ज्यादा उदास होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। मैं भी अपने रूम में जाने लगा। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। मुझे अपना भूतकाल याद आता है। मेरी शादी होने के बाद मेरी पहली संतान बेटी हुई थी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। पत्नी के मना करने के बाद भी मैं गुस्से में अपनी बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पछतावा करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने कामों में लग जाता है। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और आराध्या भी आए थे वहां पर। प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार मेरी तरफ आया। मैं उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगा कि शायद मेरी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आते हैं। वह मेरा दुखी होने का कारण पूछते हैं। मैं उनको कुछ बताना तो नहीं चाहता, पर उनका और उनकी बेटी का प्यार देखकर मैं बहुत रोने लगा और थोड़ी देर बाद मैं अपनी पूरी कहानी उनको बताया कि मुझे भी पहली संतान बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे कहीं छोड़ आया। आज जब मैंने आपको और आपकी बेटी को एक साथ देखा तो मुझे समझ में आया कि बेटी कितना प्यार करती है अपने माता पिता से। मेरी बेटी भी आज मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। अपने किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। मेरी सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो मुझसे बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद मैं बोला कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को गुस्सा आ गया और वो वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि बेटी का बर्थ मार्क या कोई निशान आप बता सकते हो क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। जब जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास हो गया था कि आराध्या मेरी ही बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहां से चला जाता है। उनके चले जाने पर आराध्या वहां पहुंचती है और वह मुझसे बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वो बहुत गलत किया था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं।
आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने जो उनके सामने कहा है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहां से चली गई। मैं अपने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए मैं वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया, वहां जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। मैंने वैसे ही उसे बहुत तकलीफ दे चुका था।